अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी क्लास के अंदर सैम्पल पेपर डिस्कस किया था। वो सैम्पल पेपर थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट रह गया था, वो पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया भी था किस किस चैप्टर में से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। उसी के मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी तैयारी। दूसरी चीज़, ये MCQs जो 20 मार्क्स के थे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, मालूमात है कॉन्सेप्ट्स की, तो आप यहाँ पर बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है आप टिक कर कर आराम से एक नंबर अपना वसूल कर सकते हो। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी आप देख पा रहे होंगे, सेक्शन बी जो है वो 21 से लेके 35 क्वेश्चन नंबर तक है, और ये क्वेश्चन में 2 मार्क्स ईच, यानी 2 नंबर हैं एक क्वेश्चन के। अब जरा इसको देख लेते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं आपको आंसर्स भी बताता चलता हूं कि कैसे हमें इसके आंसर्स देने हैं, लिखने हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन इस पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, इससे पहले ये पैटर्न में नहीं था। MCQs तो आते थे, लेकिन ये 2 मार्क के इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। डायरेक्ट फिर वो शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर आते थे। ये समझिए आप कि ये 2 मार्क के क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर एक बच्चा सीरियसली पढ़ ले और 20 MCQs और ये 2-2 मार्क के जो क्वेश्चन अगर यही अच्छे से अटेम्प्ट कर ले तो बहुत अच्छा, यानी मोर देन हाफ स्कोर कर सकता है, 50% तक का स्कोर भी कर सकता है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने पढ़ा ही था उस टाइम जब मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल, वन वर्ड, इस तरह के आंसर आते हैं। डैश इज द की ऑफ इंडस्ट्री विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ नेचर। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसका ताल्लुक जो ताल्लुक है वो नेचर से, यानी कुदरती चीजों की प्रोडक्शन से है। तो आपको याद होगा हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं इंडस्ट्रीज की। कितनी कैटेगरीज होती हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम ज्यादातर चीजें कुदरती चीजों से एक्सट्रैक्ट करते हैं, या कुदरती जो चीजें हैं वहां से वो चीजें निकलती है, जैसे मछली पालन, ठीक है जी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री और ये सब चीजें, ये सब हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। खुद काश्तकारी ये भी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, इसका ताल्लुक नेचर से है, तो यहां पर ये प्राइमरी होती है। दूसरी सेकेंडरी सेक्टर होती है। सेकेंडरी सेक्टर में आप क्या करते हो कि आप यहां से कच्चा माल लेते हो प्राइमरी से, और उसको इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो मशीन्स का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको फिनिश गुड बनाती हैं। तो कच्चे माल को तब्दील किया जाता है फिनिश गुड के अंदर। तीसरी इंडस्ट्री का नाम है सर्विस सेक्टर, और वो काम करती है सेवा प्रदान करने का, यानी जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब किस्म की सेवा देती है। तो पहले पार्ट पे चलते हैं। तो पहले का आंसर आप नोट कर लीजिए, क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर कौन सी सेक्टर आ गई है? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं इसको हम, प्राथमिक क्षेत्र, यानी पहला जो आपका सेक्टर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज द रिवॉर्ड दैट बिजनेसमैन गेट फॉर बियरिंग रिस्क। क्या चीज है जो बिजनेसमैन को रिस्क के बदले में मिलती है? तो आप सबको याद होगा, बहुत इतना आसान क्वेश्चन है कि मेरे को लगता है हर बच्चा ही बता देगा कि एक बिजनेसमैन जो इतना जोखिम उठाता है किसी कारोबार में, तो बदले में उसको क्या मिलता है? सुकून। सुकून नहीं मिलता, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सुकून भी मिलेगा जब प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट, मुनाफा। अगर यहीं पे इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और चेंज करके बोलूं कि यहां बिजनेसमैन की जगह भाई एम्प्लॉय होता, एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय को क्या मिलता है एक अपनी सर्विस के बदले, तो आप बोलते हैं सैलरी। मैं यहां पर अगर प्रोफेशन लिख देता कि एक प्रोफेशनल जो होते हैं, लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स, इनको क्या मिलता है? तो उनको मिलती है फीस। ये 3 चीजें आपको पता ही होगा, बिजनेस, कारोबार, पेशा और रोजगार, ये 3 चीजें थी। यहां पर बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से 2 नंबर आप यहां वसूल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन क्वेश्चन है, फॉर पर्पसेस ऑफ रनिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओनली 1 मेल मेंबर आर एंटाइटल हु आर रेफर्ड टू एज। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ये जो मेल मेंबर्स होते हैं, ओनली मेल मेंबर्स आर एंटाइटल हु आर रेफर्ड, इन मेल मेंबर्स को क्या कहते हैं?
तो भाई आपको थोड़ा मैं याद दिलाता चलूं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू सक्सेशन लॉ के तहत चलाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले हिंदू होना मैंडेटरी है इस बिजनेस को चलाने के लिए। और भी आगे की कंडीशंस थी, जैसे आपके पास यहाँ पर मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए खानदान में, और आपके पास कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर आप ये कारोबार कर सकते हो। मिलकर ये लोग कारोबार करते हैं। इस कारोबार की खासियत ये है कि इसके अंदर बच्चा भी अगर पैदा होता है खानदान में तो भी वो इसका माइनर पार्टनर बनता है। ठीक है जी। इसमें एक शख्स जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आप सबको नाम याद होगा, कर्ता, जो बेसिकली खानदान का सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होता है। ये कर्ता ही जो है वो सारे डिसीजंस लेता है, ये करता है। जो बाकी के हैं वो क्या करते हैं, वो है कौन, तो उनको उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है को पार्टनर्स। कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये वर्ड पता होना चाहिए था, को पार्टनर्स। कौन है जी ये, मैंने आपसे कहा जो मेल मेंबर्स हैं कर्ता को छोड़कर उनको को पार्टनर्स कहते हैं। खत्म बात, आगे बढ़ जाते हैं। Every other co-partner has a limited liability up to his share in the HUF property, but only dash has unlimited liability. हिंट मिल गया, हिंट दे दिया मैंने आपको, हिंट मैंने आपको दे दिया। इसमें 2 ही लोग हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो कर्ता हो गया, और कर्ता के बाद जो दूसरे लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, को पार्टनर, जो आपके मेल मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ गई। तो अब ये कह रहा है जी, इस बिजनेस के अंदर जो को पार्टनर है उन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड है। याद होगा आपको, इन सब की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। लेकिन वाहिद कर्ता एक ऐसा है जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो ओनली कौन, ओनली कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऊपर वाले का आंसर आप नीचे वाले क्वेश्चन से भी पता लगा सकते थे अगर आप थोड़ा यहां समझ बूझ से काम करते। ऊपर वाले में फिल इन द ब्लैंक्स था और नीचे वाले में एवरी अदर को पार्टनर। अगर किसी बच्चे को नाम प्रॉपर याद नहीं था और स्पेलिंग नहीं पता थी तो वो यहां से भी पता लगा सकता था, लेकिन इसकी इतनी समझ होती कि को पार्टनर होते कौन। नीचे की तरफ चलते हैं भाई। द लाइफ ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ द, कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर बिजनेस की लाइफ बिजनेस के किस पर डिपेंड करती है, ओनर पर। सर सारे बिजनेस में ओनर पे करती है, हाँ भाई सारे बिजनेस में करती है, लेकिन जब पार्टनरशिप का बिजनेस होता है तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो एक के जाने से पार्टनरशिप पे फर्क तो पड़ेगा, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन पूरे बिजनेस पे भी उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन वो डिसॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब ये, यानी उसकी लाइफ वहां तक रहती है। ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके अंदर क्या होता है, इतने सारे मेंबर होते हैं, अगर एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो उससे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इफेक्ट नहीं होती, अगले मेंबर को रख लिया जाता है। इस तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर अगर कर्ता की डेथ हो गई तो दूसरे को कर्ता बना लिया जाएगा। एक बिजनेस ऐसा है जो पूरी जो उसकी लाइफ ऑफ बिजनेस है वो पूरी लाइफ ऑफ ओनर पे डिपेंड करती है या प्रोप्राइटर पे, कि जब तक वो मौजूद है तब तक काम चलता है, जब वो नहीं रहता तो फिर ये बिजनेस भी की लाइफ खत्म हो जाती है। द बिजनेस इज सुटेबल फॉर सिंपल बिजनेस वेयर डैश स्किल इज रिक्वायर्ड। एक सिंपल बिजनेस के लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो यहां पर वर्ड आएगा मैनुअल, यानी खुद से काम करने की स्किल्स। ठीक है जी, सिंपल बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इज द क्लेम फॉर इंश्योरेंस, द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। लिख लीजिए कहीं पर, नोट कर लीजिए, इंश्योरेंस के चैप्टर में इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है, जो उसूल है, वो नहीं छोड़ के जाने। इंश्योरेंस के चैप्टर में जो इंश्योरेंस के उसूल है वो नहीं छोड़ के जाने। 7 उसूल है, 7 के 7 अच्छे से पढ़ के जाने, उनके नाम याद रखने हैं, उनके एग्जाम्पल याद रखने कि किसका मतलब क्या होता है। जैसे अब यहीं पर आ गया कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अंदर आपको क्लेम किया जाता है कि आप अपने नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करिए। उसूल के अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि भाई आपके सामने अगर लॉस हो रहा है आपकी चीज का, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है, उसूलों में हमारा एक उसूल ये भी है कि आप रीजनेबल स्टेप्स लीजिए जिससे वो लॉस कम से कम हो सके। तो इसको प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। आप किताब के अंदर आराम से देख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ क्या है जी, मिटिगेशन। इस प्रिंसिपल के तहत ये चीज होती है, मिटिगेशन ऑफ लॉस। दूसरी चीज पे चलते, इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द लॉस सफर्ड बाय हिम अप टू द लिमिट ऑफ द पॉलिसी अमाउंट इज द प्रिंसिपल ऑफ। ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अंदर आपको जो इंश्योरेंस आपने कराया था उसके अंदर आपको लॉस हो गया, अब लॉस का आपको हर्जाना मिलेगा। तो इस लॉस के प्रिंसिपल को हम, जहां से अमाउंट आपको मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, इस प्रिंसिपल का नाम होता है
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा, प्रिंसिपल नहीं छोड़ने। आगे देखते हैं, और में भी जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन इंश्योरेंस पे है। द इंश्योरेंस दैट कवर लाइफ इज कॉल्ड, आप सबको याद ही है 3 किस्म के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। ये 3 इंश्योरेंस की किस्में हैं और इंश्योरेंस के उसूल हैं, बिल्कुल छोड़ने नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपने सीधा सदी की सिर्फ लाइफ लिखा और 1 नंबर आपका। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इंश्योरेंस इज एन एड टू डैश एज वेल एज कॉमर्स। ये क्या है? ये एक तरीके की इंडस्ट्री भी है और कॉमर्स भी है। इंश्योरेंस एक टाइप की क्या है? इंडस्ट्री भी है और कॉमर्स भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश डैश इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट करने की सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी क्या है? कमी, जिसको कमी भी कह सकते हैं और आप उसको एडवर्टाइजमेंट का जौहर भी कह सकते हैं, कि उसके अंदर यही तो खासियत है। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या है जी? इसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि आपको फोर्स करना सामान खरीदने के लिए। आपको क्या करना? फोर्स टू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड। अच्छी बात यह है, मुझे वो चीज खरीदनी है जो मुझे चाहिए, तो कोई बुराई नहीं है। जो चीज वैसे भी जरूरत की होती है ना, जिसको खरीदना हम चाहते हैं, उसको तो हम वैसे भी सर्च करके ढूंढ ही लेते हैं कहीं से। उसके लिए अगर एडवर्टीजमेंट नहीं भी होगी, हम उसको फिर भी खुद ढूंढ के अपने लिए कर लेंगे। लेकिन एडवर्टीजमेंट कराने का मकसद ये होता है कि लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को इतना दिखाया जाए, इस तरह इस अंदाज से दिखाया जाए कि लोगों में वो चाहत जाग जाए कि वो उसको ले लें। यही खासियत होती है एडवर्टीजमेंट की, और यही एडवर्टीजमेंट का एक सबसे बड़ा जो है वो कमी भी है, कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देती है बहुत ज़्यादा कि लोग उससे को खरीदें, भले उसको उसकी ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू। एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, किस चीज़ में एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूट करती है? तो एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की सोसाइटी की ग्रोथ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती है। हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे मुल्क के लिए ये कंट्रीब्यूट करती है। ज़्यादातर अगर आपको कोई भी ऐसी इकोनॉमिक टर्म नज़र आए, मईशत से मुतालिक चीज़ आए, तो उसके अंदर आप आंसर में ऐसा ही लिखोगे कि आपको लगे कोई चीज़ जिसका ताल्लुक मईशत से है, पैसों से है, तो उस केस के अंदर आप अपना आंसर ऐसे ही लिखोगे कि इसका ताल्लुक जो है मईशत से, या इसका ताल्लुक जो है वो कंट्री से है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और पार्ट पे चलते हैं। डैश एडवर्टाइजिंग मींस एडवर्टाइजिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कौन सी एडवर्टाइजिंग को आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग कहते हो? तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, कंज्यूमर के आगे क्या है? प्रोडक्ट्स। तो इस एडवर्टाइजिंग को आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। वो सामान जो कंज्यूमर यानी सारिफीन खरीदते हैं, इस किस्म की एडवर्टाइजिंग को हम प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। जैसे आपको फूड आइटम खरीदनी हो, चाहे आपको कोई ड्रिंक खरीदनी हो, आपको कपड़े खरीदने हो, बच्चों के कोई और सामान खरीदना हो, ये सब चीज़ें बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, जवान की, ये जो सब चीज़ें आप प्रोडक्ट्स की फॉर्म में खरीदते हो, इन सब को प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग सर्व टू जनरेट डैश अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के लिए क्या चीज़ जनरेट करती है? सोचो आराम से कि एडवर्टाइजिंग सर्व्स टू जनरेट डैश अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के लिए क्या चीज जनरेट करती है? ये प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की मांग जनरेट करती है। जो पॉइंट ऊपर भी मैंने आपको बताया, इतना एडवर्टाइज किया जाता है कि उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगती है। लोग उसको ज्यादा देखते हैं तो लोग ललचाते हैं, वो सोचते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदा जाए, तो इससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, फिर आपका बिजनेस भी बढ़ता है। जिस तरह से देखा जाए तो जितने आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, आपकी बिक्री बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज एनफोर्स्ड इन द ईयर। कौन से ईयर के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था? तो आप इसका आंसर 1986 ही लिखेंगे। ठीक है जी। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, फुल फॉर्म आई है आपके पास, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड,
बेसिकली ये क्वालिटी काउंसिल के ऊपर है। किसके ऊपर? क्वालिटी काउंसिल, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट की काउंसिल जो होती है, जैसे आपसे पूछा जाए क्वालिटी काउंसिल पता लगाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका आंसर आप BIS बताओगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू, ये किस चीज से रिलेटेड होता है, किससे मुताल्लिक है, इसका ताल्लुक किससे है? तो आप कहोगे इसका ताल्लुक सारी किस्म की चीजों से और सेवाओं से है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इसका ताल्लुक हर किस्म की चीजों से है, गुड्स से भी है और सर्विसेज से भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। डैश इज द स्टैंडर्डाइज्ड मार्क ऑन ज्वेलरी, ज्वेलरी के ऊपर कौन सा स्टैंडर्डाइज्ड मार्क होता है? मैं आपको ऊपर पहले बता चुका हूं ये क्वेश्चन, तो आपको याद होगा हॉल मार्क, मैंने आपको बताया था और भी मार्क होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन, व्हेन द सेलर मैनिपुलेट्स द प्राइस इट इज नोन एज, जब कोई सेलर प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है उसमें, तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, नेक्स्ट है कंज्यूमर हैज द राइट टू प्रेजेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट फोरम ऑफ अथॉरिटीज ऑल दोज मैटर्स विच आर नोन एज, कंज्यूमर के पास वो कौन सा राइट है, कंज्यूमर के पास वो कौन सा राइट है कि जब वो किसी भी कहते हैं अथॉरिटीज के पास जाता है, उससे पहले उसके सारे मैटर्स को क्या किया जाए? तो मैं आपको पहले भी शायद ऊपर क्वेश्चन में जा चुका हूं, इसको राइट टू बी हर्ड कहते हैं, सुनने का अधिकार। किसका अधिकार? सुनने का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। देखिए कंज्यूमर सारिफिन वाले जो चैप्टर हैं, चाहे सारिफिन के हुकूक हो उसमें और उसके अधिकार की बात हो, वो सब दो चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन, एनी एक्टिविटी कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, कोई भी काम जो प्रॉफिट के मकसद से किया जाए उसको क्या कहते हैं? भाई या तो आपका सब्जेक्ट ही है बिजनेस स्टडीज, कारोबारी मुताला, तो कारोबार एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो प्रॉफिट के मकसद से की जाती है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर देता और यहां लिखता वो कौन सी एक्टिविटी होती है जो आमदनी या पैसा कमाने के मकसद से की जाती है, तो आंसर लिखा जाता इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, माशी सरगर्मियां, जिससे हम अपनी किताब का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि माशी सरगर्मियां जिसका मकसद होता है पैसा कमाना। ठीक है ना, लेकिन यहां पर पैसे की जगह वर्ड प्रॉफिट आया तो बिजनेस कर दिया हमने। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। चूज द मीडियम विच मूव्स मैन मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड, कौन सी चीज है जिससे एक जगह से इंसान और चीजें दूसरी जगह जाती हैं? तो आपको याद होगा वो नाम, इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। नकल और हमल, एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना, चीजों का जाना, इसको क्या बोलते हैं? नकल और हमल। सीधी सी डेफिनेशन थी, आसान सी। अगले पे चलते हैं। कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। कॉमर्स का ताल्लुक, कह रहा है जी कॉमर्स का ताल्लुक जो है वो आपका किससे है? कॉमर्स का ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से है, तो आप कहते हो नो। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है जी, जैसे कॉमर्स के अंदर और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। लेकिन 2 मिनट क्वेश्चन ये है, टिक द करेक्ट, अच्छा ठीक है, टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव के अंदर आप कोई ऑप्शन गिवन है, आपको करेक्ट बताना है। ये ऑप्शन गिवन है, ऑब्लिक डला हुआ है ना बीच में, तो इन दोनों में से एक बताना है। ओके, तो कह रहा है कॉमर्स का ताल्लुक किससे है? कॉमर्स का ताल्लुक प्रोडक्शन से है या डिस्ट्रीब्यूशन से है? तो प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, कॉमर्स प्रोडक्शन के बाद की चीज है, यानी जिसकी हेल्प से आप वो सामान लोगों तक पहुंचाओगे, तो इसका ताल्लुक जो है वो किससे है? डिस्ट्रीब्यूशन से है। प्रोडक्शन तो पहले होगा, इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगी, फिर उसके बाद जब कॉमर्स पर आते हैं तो वो बनी हुई चीजें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। द मीडियम विच मूव्स मैन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस इज कॉल्ड इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट, यह भी मैं आपको बता चुका हूं, ट्रांसपोर्ट इसका आंसर है, ऊपर भी इसका क्वेश्चन आ चुका है। 28वां क्वेश्चन, बेस्ट आंसर टेस्ट,
कौन सा मतलब आपको आंसर देना है यहाँ पर बेस्ट क्या है? इफ अ पर्सन सेल्स हिज डोमेस्टिक फर्नीचर एट अ प्रॉफिट विल इट बी कंसीडर्ड अ बिजनेस? अगर कोई इंसान अपना फर्नीचर बेचता है प्रॉफिट पर तो क्या आप उसको बिजनेस बोलोगे? बिल्कुल। शुरुआती दिनों के अंदर जब हमारी पहली क्लास हुई थी तभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि देखो बिजनेस होने के लिए सिर्फ मुनाफा कमाना काफी नहीं है, बिजनेस के और भी फीचर्स होते हैं और भी खुसूसियात हैं। जैसे बिजनेस के अंदर चीजों का बनाना, प्रोडक्शन करना, ठीक है जी, प्रोक्यूरमेंट करना, प्रॉफिट के मकसद से बिजनेस करना, एक किस्म की माशी सरगर्मी के अंदर आना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस के अंदर आप वो चीज रेगुलर बेसिस पर करते हो। अगर आप वो चीज रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, कभी कर ली पैसा आ गया, फिर कभी कर ली पैसा आ गया, फिर नहीं करते, तो इसको आप बिजनेस कंसिडर नहीं करते। ठीक है जी, तो आप यहां पे लिखोगे नहीं, क्योंकि बिजनेस के लिए रेगुलैरिटी भी जरूरी है। ये बिजनेस का एक ही खुसूसियत है, रेगुलैरिटी। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, अगला क्या है जी? एनालाइज व्हाट एड टू ट्रेड। तो कॉमर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, इंडस्ट्रीज के अंदर हम बताते हैं आपको दो चीजें होती हैं, एक कॉमर्स और एक कॉमर्स के अंदर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी एड्स टू ट्रेड। अब ये एड्स टू ट्रेड किससे मुतालिक है? एड्स टू ट्रेड का मुतालिक बेसिकली सर्विसेज से है। सर्विसेज, इसमें क्या क्या चीज आती है? सर्विसेज, सेवाएं आती है इसमें। सर कौन कौन सी सेवाएं? आपके चैप्टरों के नाम है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है जी, और एडवर्टीजमेंट, और वेयर हाउसिंग, और बैंकिंग, और इंश्योरेंस। ये सब आपके 6 से 7 आपके कौन है? ये 6 से 7 आपके सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो एड्स टू ट्रेड नोट कर लीजिए कहीं पर, एड्स टू ट्रेड के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। 29वां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको क्या है, केस स्टडी टाइप का है। कैसा है जी? केस स्टडी टाइप का। समझ रहे हैं आप? केस स्टडी मतलब कि एक आपके सामने केस बनाकर पेश किया जाएगा और आपने उसका आंसर बताना है। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। मुकेश रनिंग अ बिजनेस इन सोल प्रोप्राइटरशिप ड्यू टू लॉस इन द बिजनेस ही डिसाइडेड टू वाइंड अप। उसको लॉस हो गया बिजनेस में तो सोच रहा है अपना बिजनेस अब बंद कर देता हूं। ऑन द डे ऑफ वाइंडिंग अप द एसेट्स आर वर्थ ₹2 लाख। जिस दिन उसने अपना बिजनेस बंद करा तब उसके एसेट, उसका सरमाया 2 लाख रुपए था। एंड लाइबिलिटीज आर, और जो उसके ऊपर देनदारी थी वो 5 लाख रुपए की थी। ध्यान से चलिएगा आगे, ठीक है। ही ऑल्सो हैज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ 5 लाख। उसके पास अपनी भी कुछ जायदाद है बिजनेस के अलावा 5 लाख रुपए की। हाउ मच डू यू थिंक क्रेडिटर विल गेट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस? आपके हिसाब से जो लोग जिनसे उसने कर्जा लिया है, आपके हिसाब से उनको कितना पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, जब वो अपना बिजनेस बंद करेगा? तो आप बहुत आराम से याद रखिए, पहले आप बिजनेस की फॉर्म पता लगाइए कौन सा बिजनेस है। तो आपको पहली लाइन में पता चल गया, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान अपना सारा बिजनेस चलाता है। दूसरी चीज, जब भी यहां पर उधारी की बात आएगी, जिसको लाइबिलिटी कहते हैं, तो उसको आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड। मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, अगर यहां पर किसी की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो उसका मतलब यह है कि आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल सरमाए पर कोई आंच नहीं आएगी। मतलब आपके कारोबार की जो वर्थ है, उसी से ही वो सारा पैसा जो लोगों से आपने कर्जा लिया है, उसी के जरिए वो अदा किया जाएगा जितना भी है। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में अगर आपका कर्जा आपके बिजनेस के सरमाए से पूरा नहीं होता, तो फिर वो आपके अपने पर्सनल सरमाए से पूरा किया जाता है। तो क्योंकि आपने 5 लाख रुपए का उधार ले रखा है, आपके ऊपर देनदारी है, आपकी कंपनी के एसेट सिर्फ 2 लाख रुपए के बचे हैं, लेकिन आपकी अपनी प्रॉपर्टी 5 लाख की है, तो इन क्रेडिटर को कितना अमाउंट मिलेगा? जितना उनका बनता है। कितना बनता है? 5 लाख। तो ये 5 लाख का अमाउंट आप उनको देंगे। ठीक है जी, 2 लाख आपके पास यहां पर पड़ा हुआ आपके बिजनेस और 5 आपका अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे, तो उनको पूरा 5 ही मिलेगा। अगर ये कोई ऐसा केस होता, केस के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, क्या नहीं होती? लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, तो फिर इन 5 लाख के उधार वाले लोगों को आपको अपने बिजनेस से ही पूरा करना पड़ता, यानी 5 लाख वालों को 2 लाख में ही निपटाना पड़ता। तब जब लाइबिलिटी जो उधारी होती है, जब कैसी होती है? वो लिमिटेड। तो आपको याद होगा
जो हमने बिजनेस की अलग अलग किस्में पढ़ी थी उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो खुसूसियात पढ़ी थी, उन खुसूसियात के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड या अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड के केस में ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन, यानी बस सिर्फ 5 लाख लिखने पे मेरे भाई 2 नंबर मिल गए, सिर्फ समझ और बूझ का काम है और कुछ नहीं। अगले पे चलते हैं, ट्रू फॉल्स बताना। अ मिनिमम ऑफ 10 पीपल आर नेसेसरी टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। आंसर है ट्रू, कम से कम। ये नोट करते हुए चलिए, आपके इल्म के लिए भी अच्छा है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए कम से कम 10 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉफिट, लॉसेस एंड लायबिलिटीज। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर जो अकेला इंसान है वो सारे मुनाफे का, सारे नुकसान का, सारे संपत्ति का अकेला मालिक कहलाता है। ट्रू, यही पढ़ा है हमने। सोल का मतलब ही है कि सारे अधिकार, सारे मुनाफे, सारे नुकसान उसी के होते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं 2 नंबर में, सोल प्रोप्राइटरशिप इज द डैश फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये कौन सी फॉर्म है? ये सबसे पुरानी फॉर्म है और इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाली फॉर्म है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। सबसे पुरानी, यानी आप बहुत पीछे भी चले जाओगे ना, जब लोग कारोबार को इतना नहीं भी समझते थे, तब भी ये सबसे पुरानी फॉर्म है, आम फॉर्म है, कॉमनली नजर आती है। छोटे छोटे फ्रूट वाले, वेजिटेबल वाले, फेरी लगाने वाले, सब सोल प्रोप्राइटर की कैटेगरी में आते हैं। जनरल स्टोर जिन्होंने खोल रखा है, जूते की दुकानें लगा रखी हैं, मेडिसिन शॉप है, ये सब सोल प्रोप्राइटर की कैटेगरी में आते हैं, जो आपके आसपास भरे पड़े हुए हैं। लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटर की कैसी होती है? मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बता दिया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है जी, सोल प्रोप्राइटर में। तो आप क्या करें कि जो 5 फॉर्म है बिजनेस की, जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है जी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी को छोड़ दिए क्योंकि कंपनी का अलग है थोड़ा सा सीन, यानी उसके खुसूसियात अलग है। इन चारों को आप पकड़ के क्या करें, इनके सही से खुसूसियात लिख लीजिए। पहले इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, और उसके बाद साथ में उनका एक्ट जरूर लिखिए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी, सोल प्रोप्राइटर का कोई एक्ट नहीं है, ज्वाइंट स्टॉक का है 1918। ऐसे सारे के सबके एक्ट लिख लीजिए ऊपर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम, उसका कानून, कानून के बाद उनकी खुसूसियात लिख लीजिए। खुसूसियात में अच्छे से लिखिए कि लाइबिलिटी लिमिटेड है या नहीं, बनाने में इनको आसानी होती है या मुश्किल, इसमें कानूनी कार्रवाई ज्यादा होती है या कम, सारी चीजें इस तरह से आप आसानी से कर पाएंगे। अगला है जी 31 क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। डिक्लेरेशन पॉलिसी इज कवर्ड अंडर लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आती है डिक्लेरेशन पॉलिसी। ठीक है जी, 31 क्वेश्चन है आपका, तो आंसर इसका है फॉल्स। डिक्लेरेशन पॉलिसी लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर्ड नहीं होती। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रीमियम इज द फी चार्ज बाय द इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। प्रीमियम एक किस्म की फीस होती है जो आपसे चार्ज की जाती है इंश्योरेंस सर्विस के बदले में। आप कहोगे बिल्कुल ट्रू। याद भी होगा आपको कि इंश्योरेंस कंपनी जो हमसे लेती है वो क्या है, वो प्रीमियम लेती है, जिस फीस का नाम है प्रीमियम। हमने उससे कहा ना कि देखो ये हमारी चीज है, ये जल ना जाए, ये चोरी ना हो जाए, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम इस चीज की जिम्मेदारी लेंगे, आप हमें प्रीमियम देते रहिए। ठीक है जी, 32 पे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैन चेंज योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एडवर्टाइजमेंट के जरिए से आप अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। तो ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं ना, हमें ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजिंग हमारे एटीट्यूड या बिहेवियर में किसी तरीके के बदलाव का कोई रोल अदा करती है। वो उसका मकसद तो प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाना, प्रोडक्ट की इमेज को शो करना, उसकी सेल्स को बढ़ाना, ये सब चीजें होती हैं। एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंजेस लाना एडवर्टाइजमेंट का कोई ये बड़ा मकसद नहीं है। Instant advertising allows the prospect to respond directly to the advertiser rather than going through a retailer or the other middleman। ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका था कि इंस्टेंट एडवर्टाइजिंग जो होती है वो अलाउ करती है कि आप डायरेक्टली एडवर्टाइजर के साथ डायरेक्टली एडवर्टाइजर के साथ जो है वो क्या करिए, रिस्पॉन्ड कीजिए इन रादर देन किसी और के। तो बेटा इंस्टेंट का मतलब ये है डायरेक्ट, इंस्टेंट का मतलब ही डायरेक्ट होता है। तो इंस्टेंट का मतलब कि इंस्टेंट एडवर्टाइजिंग अलाउ करती है डायरेक्टली टू द एडवर्टाइजर, बजाय इसके कि आप किसी और के पास जाओ। ठीक है जी, तो इंस्टेंट एडवर्टाइजिंग अलाउ करती है डायरेक्टली एडवर्टाइजर के पास जाने के लिए बिना किसी मिडलमैन के। 33 पे चलते हैं।
33, नेम द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं इंश्योरेंस का चैप्टर नहीं छोड़ना, इंश्योरेंस के चैप्टर में बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है आपसे, उसूल कौन सा है। तो पहला देखते हैं, द इंश्योर्ड इज एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। आप जब भी इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योर को चाहिए कि अपने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दे, ठीक है जी। ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये उसूलों में सबसे पहला उसूल है जिसका नाम है उटमोस्ट गुड फेथ। उसूलों में सबसे पहला उसूल, ये उसूल ये कहता है कि जब इंश्योरर और इंश्योरी ये दोनों आपस के अंदर बैठे तो उसके अंदर इंश्योरेंस लेने वाले को चाहिए कि जिस चीज का वो इंश्योरेंस ले रहा है उसके मुतालिक वो सारी इंफॉर्मेशन और सारी बातें सही सही बताए, पूरी तरीके, कोई चीज छुपाए नहीं। तो कौन सा प्रिंसिपल हो गया? पुट मोस्ट गुड फेथ। दूसरा, इंश्योर्ड मस्ट हैव सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योर्ड जो है उसका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो इस प्रिंसिपल का नाम, जिसमें इंटरेस्ट होता है कि उसका इंटरेस्ट रहना चाहिए, उसका नाम ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इस उसूल का नाम ही क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिसके अंदर क्या कहता है वो कि इंश्योर को चाहिए, जिसने इंश्योरेंस कराया है इंश्योर्ड ने, कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेस्टेड रहे, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें रहना चाहिए। अगला, इफ अ पर्सन एक्स यू जेड टेक्स अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 40,000 ऑन गुड्स, आउट ऑफ दीज गुड्स वर्थ 30,000 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द इंश्योरेंस कैन क्लेम द मीट फॉर डन। तो अगर 40,000 रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उसमें से 30,000 का सामान जल गया है, तो इंश्योरेंस को कितना क्लेम मिलेगा? तो मेरे भाई पॉलिसी 40 की ली थी ना, मतलब आपकी पॉलिसी में 40,000 तक की लिमिट है, लिमिट। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान हुआ है 30,000 का, तो 40 थोड़ी ना मिलेंगे, वो तो आपकी लिमिट है कि 40,000 तक का नुकसान आपका कवर किया जाएगा। तो आपका नुकसान 30,000 का हुआ है तो आपको यहां पर क्लेम 30,000 का मिल जाएगा। बात बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे। इसी का दूसरा रुख देख लेते हैं। आपने पॉलिसी ली, उस पॉलिसी का क्लेम 40,000 की लिमिट रखता है कि 40,000 तक हम आपका हर्जाना देंगे। आपका नुकसान हुआ 50,000 का, 50 थोड़ी ना मिलेंगे, लिमिट कितनी? 40,000, तो 40 से ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा। ये चीज नोट कर लीजिए आराम से। तो ये आपकी लिमिट है कि इतना क्लेम आपको मिलेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है लॉस कितना हुआ। इससे कम हुआ तो कम मिलेगा, इससे ज्यादा हुआ तो इस अमाउंट से ज्यादा नहीं देगी कंपनी। Rahul father wants to save rupees 1 lakh so that he can give the money to the Rahul on his graduation day. Which type of deposit should he open with the bank? राहुल के फादर के पास 1 लाख रुपया सेव है, वो अपने बेटे को एक गिफ्ट देना चाहते हैं ग्रेजुएशन डे के ऊपर, तो उनको किस किस्म के खाते में पैसा रखना चाहिए? देखो, ग्रेजुएशन डे जब भी होगा उसकी एक फिक्स डेट होगी, एक टाइम होगा कि उसको तब देंगे, तो तब तक के लिए उनके पास पैसा रखा हुआ है। अगर वो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डलवाते हैं, चालू सेविंग अकाउंट, बचत खाता जिसको बोलते हैं हम, तो उसके अंदर इंटरेस्ट का रेट कम मिलता है, तो वहां पर वो पैसा ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा उनका, क्योंकि उनको पता है कि जब उसका ग्रेजुएशन डे आएगा मैं उसको तब दूंगा, यानी एक मुकर्रर दिन है कि उस दिन मुझे पैसे देने हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो अपने पैसे को यहां पे डिपॉजिट करे। क्या नाम है? फिक्स डिपॉजिट। क्या नाम है भाई? फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। उनको चाहिए इसके अंदर ये अपना पैसा डलवा लें, क्योंकि इसको इनके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये 1 लाख का अमाउंट उनका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के थे। प्रिंसिपल ऑफ उटमोस्ट गुड फेथ एक्सप्लेन। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, आपको फिर दोबारा से प्रिंसिपल ही बताना है भाई। मतलब इंश्योरेंस के क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिए, कितने ज्यादा सैंपल पेपर में आए हैं जो NIS के बोर्ड ने ही इशू किया है। ये कोई हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, उन्हीं की तरफ से एक सैंपल कॉपी है। तो हिंट भी होते हैं और ये भी होता है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इंश्योरेंस का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस के चैप्टर में एक और क्वेश्चन आया, मिस्टर श्याम एक लाइफ इंश्योरेंस काउंटर LIC ऑफ इंडिया में एंटर होते हैं। ही वॉज एलिंग विद हिज लंग इन्फेक्शन एंड डिड नॉट रिवील दिस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कंटेंट। सीधी सी बात, वो लंग इन्फेक्शन से उनको लंग इन्फेक्शन था
और उस प्रॉब्लम में थे, और उन्होंने ये बात जब वो इस कंटेंट में यानी एंटर हो रहे थे इस इंश्योरेंस के अंदर, तब उन्होंने ये बात नहीं बताई। बताइए कौन सा प्रिंसिपल है जो तोड़ा गया है? तो आप यहाँ पे वही बताओगे जो मैंने अभी आपको बताया था, उटमोस्ट गुड फेथ। ये प्रिंसिपल आपको याद हो जाना चाहिए। इस प्रिंसिपल के तहत आपको क्या बताया था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे तो आपको सारी चीजें बतानी है, कुछ भी चीजों को हाइड नहीं रखना। कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जो चीजें वो आपको बतानी है। तो क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस लिया है, उसका ताल्लुक आपकी हेल्थ से भी है। अगर आप उसके अंदर अपनी बीमारियों को छुपाते हो या बताते नहीं हो और वो चीज वहां पे डिटेक्ट हो जाती है कि नहीं आपके अंदर ये बीमारी पहले से थी, तो फिर ये भी प्रिंसिपल, ये उसूल टूट जाएगा। ठीक है जी। 36 से 51 क्वेश्चन जो है ये आपके सारे भाई शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहलाते हैं कि अब यहाँ पर आपको अपने आंसर रिटन फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। लिखने का मतलब कि स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे कि आप 20 वर्ड में, 30 वर्ड में, 40 वर्ड में अपना आंसर लिखोगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन लगभग आसान है, जो लगेगा डिस्कस करने का वो हम कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाहिमी सोसाइटी क्या होती है और ये अपने अल्फाजों में बताइए। तो आप बताओगे बाहिमी सोसाइटी एक किस्म की वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक कॉमन जगह पर आते हैं। कॉमन मतलब जैसे मेरे जहन में भी वो चीज है, किसी और के जहन में वो चीज है, तो हम सबकी एक कॉमन थिंकिंग है, तो जिनकी कॉमन नीड्स होती हैं। यहाँ पर अल्फाज ये लाना जरूरी है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉमन नीड्स के मुताबिक ही बनाई जाती। मेरी सोच में कुछ और है, उसकी सोच में कुछ और है, तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आने का मतलब है हम सबकी नीड एक जैसी है। तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें अलग अलग लोग जिनके पास कॉमन नीड्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं इस मकसद से कि इसका बेनिफिट हम सबको होगा, हम सबको इसका बेनिफिट होगा। और ये बनाई ही इसलिए जाती है कि आपको इसकी म्यूचुअल हेल्प यानी एक दूसरे के लिए बनाई जाती है। और इस सोसाइटी को बनाने का मकसद भी अपने मेंबरान को फायदा पहुंचाना होता है बनिस्बत प्रॉफिट कमाने के। बनिस्बत किसको? प्रॉफिट कमाने के। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अपने अल्फाजों में आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, इन्यूमरेट एनी टू कंडीशन नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मैंने आते ही आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ हिंदू होना भी काफी नहीं है। तो उसके साथ 2 नेसेसरी कंडीशन है, कम से कम 2 फैमिली मेल मेंबर्स होने चाहिए आपके पास, और दूसरा आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बैंक्स गिव टू अश्योरेंस टू द डिपॉजिटर, मेंशन देम। बैंक डिपॉजिटर को क्या अश्योरेंस देता है? आप ही से मैं पूछ लूं कि भाई आप बैंक में जाते हो तो क्या लगता है बैंक आपको क्या वादे करता है? बैंक कहता है जी आपका अमाउंट सेफ है, जो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि घर के अंदर तो कोई चोरी ना कर ले, कोई ले ना जाए। तो बैंक के अंदर हमारा ऐसे तो चोरी नहीं होती, रेयर होता है केस। तो बैंक में हमारा अमाउंट सेफ है और हम इसको जब चाहे पैसे को निकाल सकते हैं। ये 2 चीजें हैं जो बैंक आपसे वादा करता है। आप अपना पैसा जमा कराइए, आपका अमाउंट हमारे यहाँ सेफ है, और जब आपको जरूरत पड़े आप ये पैसा निकाल सकते हैं। If you want to set up a business for exporting products abroad or importing product from foreign country for sale in our country, which bank can provide you the required support and assistance? सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। अगर आपका कुछ काम ऐसा है, कैसा काम है जी? अगर आपका कुछ काम ऐसा है कि जिसके अंदर आपको लगता है कि आप जो है एक्सपोर्टिंग बिजनेस या इंपोर्टिंग बिजनेस करते हो, तो आप यहां से बाहर सामान बेचोगे या बाहर से सामान अंदर मंगाओगे, कौन सा बैंक आपको ये सारी रिक्वायर्ड सपोर्ट करेगा? तो बैंकिंग का चैप्टर आप खोल के देखेंगे और इस बैंकिंग के चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग किस्म के बैंक नजर आएंगे, जैसे मरकजी बैंक, जैसे कमर्शियल बैंक और कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक। उन स्पेशलाइज्ड बैंक में एक बैंक का नाम है एक्सिम बैंक, जिसका नाम ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। कौन सा बैंक? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इस बैंक का काम ये है कि कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना या हमारे जो ट्रेडर्स बाहर से कुछ सामान मंगाना चाहते हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये मकसद है इस बैंक का। ये आपको सहूलत देगा इस चीज के लिए कि आपके कंट्री का ट्रेड बढ़े। If as a consumer I have suffered physical injury due to defective electric heater, इलेक्ट्रिक हीटर की वजह से आपका कुछ, उसके डिफेक्ट की वजह से आपका कुछ लॉस हो गया, इंजरी हो गई, 5,000 रुपए आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्च हो गए, आई शुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन ऑफ 50,000, डू यू एग्री?
भाई ये तो देखो धोखा है, हीटर से हाथ जला या कुछ भी हुआ, आपके कुछ बॉडी के अंदर इंजरी हो गई हीटर की वजह से, और मेडिकल ट्रीटमेंट में आपका 5,000 रुपये खर्च हुआ, तो जायज़ तो यही है कि 5,000 का कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए। तो वो कह रहा है आपसे कि क्या वो 50,000 का कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? तो आप बिल्कुल सीधा सा बोलोगे नहीं, गलत है, धोखा है, नो, हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते और ये जस्टिफाई नहीं है। अगर 5,000 का लॉस हुआ है कंपनसेशन का, तो आपको क्लेम 5,000 का करना चाहिए। नेम एंड डिफाइन एनी टू इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू यू। कोई से भी दो बता सकते हो यार आप, आपको जो लग रहा हो। कोई दो बड़े हुकूक बताओ कंज्यूमर के, तो 6 हुकूक हैं, 6 में से कोई से भी दो बता दो। राइट टू सेफ्टी पहला हुकूक, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है जी, ये सारे उसके प्रिंसिपल हैं जो उसूल कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मिले हैं। तो सेफ्टी का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, इंफॉर्मेशन का अधिकार है, तो ये सब चीज़ें उस अधिकार में आती हैं। कोई से भी दो आपको जो लगे आप बता दीजिए। What should a consumer look for ISI mark on electrical goods? Why? क्यों देखना चाहिए आपको ISI मार्क जब आप इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे? तो बहुत सीधी सी बात याद रखें, इलेक्ट्रिकल गुड्स ही नहीं, किसी भी गुड पर आप कोई मार्क क्यों चेक करते हैं? क्योंकि उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड पता लगाने के लिए, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड पता लगाने के लिए। तो अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो उस पर हॉलमार्क क्यों देख रहे हो? कि आपको लग रहा है इसमें प्योरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसके ऊपर ये मार्क लगा हुआ है। ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रिकल या कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हो, उनके ऊपर कौन सा मार्क देखते हैं? ISI मार्क। ये नोट कर लीजिए, आपको मिलना चाहिए। जब आप कंज्यूमर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, अच्छा खासा चार्ट बना हुआ है, तो वहां पे सारे मार्क के पढ़ लीजिए किस पर कौन सा मार्क होना चाहिए। तो ISI मार्क क्यों देख रहे हो? गुड क्वालिटी की वजह से, कि अगर इस पर ISI मार्क है तो मेरा ट्रस्ट है ये क्वालिटी का अच्छा होगा, बस दैट्स इट। मार्क का मतलब ये है, मार्क देखकर खरीदने का मकसद ये है कि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदें। What do you understand by the term consumerism? कंज्यूमरिज्म का मतलब यह है कि कंज्यूमर्स के लिए फेयर और ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस करना, यानी जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर है, डीलर है, जो सब कंज्यूमर के साथ डील करते हैं, उनको चाहिए कंज्यूमर के साथ अच्छा व्यवहार करना, फेयर प्रैक्टिस करना, किसी तरीके की कोई एक्सप्लॉयटेशन या धोखा उनके साथ ना करना। इसको कंज्यूमरिज्म कहते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो ट्रेडर्स और डीलर्स होते हैं वो ज़्यादातर कभी कभार अपनी डिसऑनेस्टी भी करते हैं, जिसकी वजह से वो कंज्यूमरिज्म को ब्रेक कर देते हैं। तो कंज्यूमरिज्म के अंदर आपको क्या है? ये एक कंज्यूमर के लिए चलाई गई एक मूवमेंट है, जिसके अंदर हम कंज्यूमर को इंश्योर करते हैं कि आपके साथ फेयर प्रैक्टिस होगी, आपके साथ ऑनेस्ट रिलेशन रखा जाएगा, कोई धोखाधड़ी आपके साथ नहीं होगी। तो कोई भी ट्रेडर जो इस तरह से काम करता है वो कंज्यूमरिज्म का रिलेशन क्रिएट करता है। Which right provides the due compassion to consumer? कौन सा राइट है जो आपको ड्यू कंपैशन, यानी अगर कोई कंज्यूमर किसी भी तरीके की उसके साथ अनफेयर प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे अच्छा सामान नहीं बेचा आपने, सामान में कुछ मिलावट भी कर दी और सप्लाई नहीं थी या उसकी वजह से कंज्यूमर को लॉस हो गया, तो इसके ऊपर जो आपको कंज्यूमर कंप्लेंट करेगा और उस कंप्लेंट पर जो उसको कंपनसेशन मिलेगा, उस प्रिंसिपल का, उस अधिकार का जो नाम है वो है राइट टू सीक रिड्रेसल, जो मैंने आपको अभी बताया था। राइट टू सीक रिड्रेसल इस प्रिंसिपल, इस क्या कहते हैं, राइट के तहत, इस अधिकार के तहत कि अगर कोई भी कंज्यूमर जिसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है या उसके साथ किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो गई है इंफीरियर क्वालिटी की वजह से, तो यहाँ पर उसको वो कंपनसेशन मिलता है इस राइट के तहत। एक्सप्लेन एनी 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट यू सी इन योर सराउंडिंग। अपने आसपास कोई भी तीन माशी सरगर्मियां बताइए। तो आप यहाँ पर अगर आंसर ऐसे लिखेंगे, फ्रूट वाला और जूस वाला और सब्जी वाला, तो वो थोड़ा आंसर इनफॉर्मल हो जाएगा। आपको खुद याद होगा कि जो माशी सरगर्मियां है उसकी 3 ही किस्में हैं, कारोबार, रोजगार और पेशा। तो वो अगर आपसे कह रहा है कि आपके आसपास ये चीज़ें कहाँ क्या है, तो आप तीनों चीज़ें बता सकते हो, कारोबार भी बता सकते हो, रोजगार भी बता सकते हो और पेशेकार भी बता सकते हो। उसके अंदर आप ये जरूर लिख सकते हो, कारोबार के अंदर जैसे ये है, हमारे पड़ोस में ये है, ये इसकी चीज़ है, ये कारोबार के अंदर दाखिल है।
रोजगार के अंदर जैसे मेरे घर में मेरा भाई किसी कंपनी के अंदर काम करता है तो ये रोजगार में शामिल है। और प्रोफेशन के अंदर हमारे सामने एक डॉक्टर साहब है जिनका क्लिनिक है, वो प्रोफेशन में दाखिल है। एक्सप्लेन एंड इन्यूमरेट द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस होता है उसके अंदर उसके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसका ताल्लुक किस चीज से है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का ताल्लुक जो है वो हमारे एम्प्लॉय से है। किससे है? हमारे एम्प्लॉय से। तो उनको अच्छी जगह देना काम करने के लिए, एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट देना, उनको अच्छी सैलरी और पे देना जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाए, उनको आगे के प्रमोशनल और कुछ करियर प्लानिंग करवाना कि आगे की तरक्की की शक्लें ये है, आपके साथ ये होगा, ये सब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट चैनल्स थ्रू। तो 44 के अंदर आपसे बोल रहा है कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की किस्में बताइए। तो आपने कम्युनिकेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना, अपने आइडियाज और अपने व्यूज को शेयर करना। इसकी दो ही किस्में होती हैं, एक वर्बल और एक रिटन। वर्बल ओरल जिसको बोलते हैं वर्बल, और दूसरा रिटन यानी लिखित में। और वर्बल आपको पता ही है, स्पोकन यानी बोलना, अल्फाजों के अंदर जो चीजें आती हैं जिसको हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जैसे लेक्चर्स, डिस्कशन, ग्रुप मीटिंग्स, ये सब चीजें ओरल कम्युनिकेशन कहलाती है। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर एक दूसरे को लेटर लिखना, ठीक है जी, और सिंबल्स बनाना, ग्राफ बनाना, ये मैसेज करना टाइप करके, ये सब चीजें रिटन में आती है। दो किस्में हैं, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। एक्सप्लेन द डिफरेंट चैनल्स थ्रू विच अ प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। कौन से डिफरेंट चैनल्स है जिसके अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जाता है? तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर आप निकालेंगे तो उसमें आपको किस्में नजर आएंगी। उन किस्मों के अंदर एक किस्म तो ऐसी है, प्रोड्यूसर डायरेक्ट सामान कंज्यूमर को बेचता है, बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता। दूसरी किस्म में प्रोड्यूसर बीच में एक मिडलमैन को रखता है और आगे सामान बेचता है कंज्यूमर को। वो बीच में मिडलमैन होलसेलर भी हो सकता है, वो रिटेलर भी हो सकता है। तीसरा, बीच में दो मिडलमैन को शामिल करना, जैसे प्रोड्यूसर ने सामान होलसेलर को दिया, फिर रिटेलर को दिया, फिर कंज्यूमर तक पहुंचा। और आखिरी शक्ल जिसको 3 चैनल बोलते हैं, प्रोड्यूसर से सामान एजेंट के पास गया, फिर होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास, और फाइनली किसके पास? कंज्यूमर के पास। तो हमारे पास ये चैनल है, एक 0 चैनल जिसमें कोई बीच में नहीं आएगा, 1 चैनल, 2 चैनल और 3 चैनल। तो आपको वो सारे चैनल उसको बताने हैं कि ये चैनल होते हैं, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट चैप्टर में से है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गिव एनी 2 फीचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक टाइप की एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप विलिंगनेस है रिस्क उठाने के लिए, आप में एबिलिटी है कुछ सीखने की, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत हार्ड वर्क हैं, और आप अपनी लाइफ में कुछ राइट डिसीजन लेना चाहते हैं। इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योर तो वो बंदा, वो इंसान है जो उस बिजनेस को करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप वो पूरा एक प्रोसेस के अंदर दाखिल है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप रिस्क बियरिंग हो, आप रिस्क उठाना चाहते हो, आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, आपके अंदर कुछ सीखने की एबिलिटी है कि आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हो, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप बहुत हार्ड वर्क हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। इस पूरे प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और ये एंटरप्रेन्योर के अंदर पाई जाने वाली खुसूसियात है। तो डेफिनेशन भी उसी के अंदर आ गई और उसके अंदर वो भी आ गया। नीचे उसके क्वेश्चन में और में स्टेट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, द फैक्टर दैट यू वुड लाइक टू कंसीडर इफ यू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस ऑफ गारमेंट्स। अगर आप अपना कोई गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? ये 46 का। और तो 46 के और में वही आंसर है कि उसके अंदर जो क्वालिटीज यानी ऊपर और नीचे वाले आंसर में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको, कि उसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फीचर्स के लिहाज से रिस्क बेयरिंग होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए। ये सारी चीजें उसके खुसूसियात के अंदर दाखिल है। और आगे जो क्वेश्चन बनता है कि अगर आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, तो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एसेंशियल स्किल्स होनी चाहिए। एसेंशियल स्किल्स, उस काम को करने के लिए जो कॉमन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहले वो स्किल होनी चाहिए। दूसरा, आपके अंदर हार्डवर्क की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हार्डवर्क कर सकते हो। तीसरा, उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास रिस्क बेयरिंग यानी रिस्क उठाने का जज्बा भी होना चाहिए। ये सब चीजें जरूरी हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए।
ठीक है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उस बिजनेस की विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं करना चाहता हूं, मैं करूंगा। उसके बिना तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा, फिर वो ख्वाबी पुलाव रहेगा। One who undertakes innovation, finance and business acumen in an effort to transform innovations into economic goods. Describe any 3 qualities of that person. कौन ये इंसान होता है जो ये सारी क्वालिटीज रखता है? तो अगेन इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर ही इसको कहा जाता है। इसी इंसान को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है जो इनोवेशंस लेकर आता है, बिजनेस के अंदर एफर्ट डालता है और इन इनोवेशंस को ट्रांसफॉर्म करता है गुड में। देखिए बार बार इस बात को समझ लीजिए, मेरे भी और आपके भी, हम सबके ख्यालों में बहुत सारे पुलाव पकते हैं, लेकिन सारे पुलाव हम खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कुछ ख्याली पुलाव होते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, मेरे दिमाग में भी चलती हैं, बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ बना दे, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन वो क्या होता है, जब तक वो जहन में रहता है तो आप कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप थिंकरप्रेन्योर हो। सिर्फ सोच रहे हो, कर कुछ नहीं रहे। जब तक आप उस आइडिया को ट्रांसफॉर्म करके उसको असली जो रूप है वो तब नहीं देते, तब तक आप एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में नहीं आओगे। दूसरी चीज, अगर आप उस आइडिया को कन्वर्ट कर कर एक फिजिकल गुड की शक्ल भी दे देते हो कि ये मैंने सोचा था और ये मैंने बना दिया, और वो बनाना आपके लिए फीजिबल नहीं है, प्रॉफिट के लिहाज से अच्छा नहीं है, नुकसान की शक्ल ज्यादा है, तो भी आप कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं हो। तो पहली चीज, आइडिया वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। दूसरी चीज, उस आइडिया को किसी गुड में और अपनी एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना, ये दूसरा मरहला है। जब ये बन जाए तो उसके अंदर से प्रॉफिट वसूल करना और उस बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बनाना, मुनाफे के लायक बनाना और वहां से अच्छा मुनाफा कमाना, ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है। और तीनों होना ही मुश्किल हो जाती है। बस पहली चीज सबसे ज्यादा आसान है, वो क्या है? सोचना। ठीक है जी, पहला दूसरा क्वेश्चन ये जो है 47 का और ऊपर 46 का ये और लगभग सेम है कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो क्या है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। अगर आप नोटबुक प्रोड्यूस करना चाहते हो तो कौन कौन से फैक्टर की आपको जरूरत पड़ेगी? देखो, आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंस यानी पैसे की जरूरत है। क्योंकि आप अपने पास से कितना लगाओगे, फिर आपको बिजनेस में पैसा चाहिए होगा। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, उसको पूरा करना। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसकी लोकेशन ढूंढना कि ये बिजनेस मैं कहाँ से करूंगा, हेड ऑफिस कहाँ रखूंगा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ रखूंगा। और तीसरी चीज, उसको करने के लिए लोगों की जरूरत, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। खुद से काम थोड़ी करोगे सारा, लोग भी चाहिए होंगे। तो कुछ फैक्टर जो एक बिजनेस को करने के लिए चाहिए वो क्या है? फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, लोकेशन जगह की जरूरत पड़ती है और लोगों की जरूरत पड़ती है। 48 के अंदर सीधा क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई 6 खुसूसियात बताइए। बहुत आराम से आप देख सकते हैं, कोई सी भी 6 खुसूसियात देख लीजिए। वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, 1 मेंबर 1 वोट, एक इंसान को 1 वोट मिलता है। सर्विस मोटिव होता है, सबको वोटिंग राइट मिलते हैं। 6 फीचर पकड़ने आपको कोई से भी। राहुल, गीता, प्रीति ये फ्रेंड है जिन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करा है। दे डिड नॉट गेट देयर फर्म रजिस्टर्ड, उन्होंने अभी तक अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं किया है। वो ऑप्शनल है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर आपने भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप के अंदर वो ऑप्शनल है कि आप जो है अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करते हो या नहीं, ये ऑप्शनल है। ठीक है जी। अच्छा, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो गया है। गीता वांटेड टू अप्रोच अ लॉयर, वो लॉयर के पास चली गई। हाउ वुड यू गाइड हर? ऑल्सो सजेशन अबाउट एस्पेक्ट ऑफ द डीड शुड बी इंक्लूडेड। तो मेरे भाई एक चीज याद रखिएगा, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करना ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो इस केस के अंदर आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाते। हाँ, लीगल एक्शन कैसे मिलेगा? आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो लीगल अप्रोच आप कभी कर सकते हो जब व्हेन फर्म इज रजिस्टर्ड, ये सिर्फ तभी होगा। तो अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराई, जरूरत भी नहीं थी, आपको लगा जरूरत नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है। अगर जरूरत नहीं थी, जरूरी नहीं थी, तो फिर लड़ाई हो गई तो फिर आपको वहां पर लीगल अप्रोच नहीं कर सकते आप। फर्म रजिस्टर्ड होगी तो लीगल अप्रोच हो सकती है। बाकी पार्टनरशिप डीड आपको पता ही है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनर से मुताल्लिक और उनके बिजनेस से मुताल्लिक सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी होती हैं। फर्म का नाम क्या होगा, कहाँ होगा, पार्टनर्स कौन होंगे, कितना कितना पैसा लगाएंगे, कंपनी के एसेट्स कितने के हैं, सबकी ड्यूटीज क्या रहेंगी, प्रॉफिट और शेयर लॉस कैसे शेयर करेंगे, सब चीजें उसके अंदर आती है। उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं।
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा कम्युनिकेशन पर ही है कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, एक डायग्राम की हेल्प से बताइए। तो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन को बताएंगे कि फैक्ट, आइडियाज, व्यूज, थॉट, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह जब ये ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली कौन कौन होते हैं, तो कम्युनिकेशन के अंदर आप बता दीजिएगा। दो लोग शामिल होते हैं, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर, और इन दोनों के बीच में ही ये आपस में आइडियाज और थॉट और व्यूज का एक्सचेंज होता है। तो तीन चीजें, चार चीजें इंपॉर्टेंट है इसके प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस में क्या है, एक सेंडर आ गया, एक रिसीवर आ गया, बीच में आते हैं इनके मैसेज जो इसने इसको किया होगा, और मैसेज का आपको मिलता है फीडबैक। ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। आप इसका डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फ्रेंड, योर फ्रेंड इज कम्युनिकेटिंग विद यू फ्रॉम अ टेलीफोन एंड टेलीफोन्स आर अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। आपने कहा हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आपका फ्रेंड आपको टेलीफोन पे कम्युनिकेट करता है और टेलीफोन जो है एक ओरल कम्युनिकेशन की फॉर्म है, ओरल ही बात हो रही होती है ना। हाँ ठीक है। गिव अ रीजन, तो आप बताओगे क्योंकि स्पोकन, ओरल कम्युनिकेशन मतलब जिसके अंदर हम वर्ड्स का स्पोकन यानी बोलकर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो टेलीफोन पर भी बोलकर ही बात होती है। ठीक है जी। ऑल्सो स्टेट एनी टू बेनिफिट यू ड्राइव फ्रॉम दैट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रीजन देने के बाद आप उसको बताओगे कि इस कम्युनिकेशन के कोई दो बेनिफिट बता दो आप। तो आपने कहा दो बेनिफिट ये है कि फोन आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, हमारा टाइम सेव हो गया। जो हम इतने दूर जाकर चिट्ठी लिखते थे या जाकर बात करते थे, वो हमारा डिस्टेंस का टाइम बच गया। और दूसरा ये इकोनॉमिकल है, आज के टाइम में बिल्कुल सस्ता मंदा है, सबसे आसान तरीका है जिसके अंदर हम टेलीफोन के जरिए अपनी बात कर बहुत आराम से अपनी बात भी कर सकते हैं, और ये इकोनॉमिकल यानी पैसों के लिहाज से भी बहुत मुनासिब है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ एक्सिम बैंक, ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसको बोलते हैं, जिसका ताल्लुक कंट्री के अंदर बिजनेस के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को और इंपोर्ट प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री से लाना और यहां की गुड्स को वहां बिकवाने में मदद करना है। नबार्ड, नबार्ड एक बड़ा बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। ये रूरल डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा बैंक है। रूरल डेवलपमेंट यानी देहातों में सबसे बड़ा बैंक, जिसका काम है, जो बैंक फार्मर को लोन देते हैं तो उसका सबसे बड़ा काम क्या है, इसका सबसे बड़ा काम है ये बैंक जो रूरल एरियाज में बैंक काम करते हैं उनको फाइनेंस देता है, उनको सपोर्ट करता है, उनकी निगरानी करता है। तो बड़ा बैंक है नबार्ड। ठीक है जी, नेशनल बैंक है। तो इसका काम है वहां के बैंकों को सपोर्ट करना, सुपरवाइज करना, जिससे वो आगे लोगों को चीजें प्रोवाइड कर सके। तो नबार्ड के अगर सीधे से मकसद बताऊं तो उसका मेन मकसद क्रेडिट, उधार देना है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कम वक्त के लिए भी और ज्यादा वक्त के लिए भी। लास्ट क्वेश्चन है, अफजल भाई एक होलसेलर है फ्रूट मार्केट के अंदर। ही डज हिज सर्विस एज एन इंपॉर्टेंट लिंक इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अफजल भाई क्या है, एक होलसेलर है फ्रूट मार्केट के अंदर, तो बीच में किस तरह से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चलाएंगे। होलसेलर हैं, जरा सोच के चलिएगा आप। ठीक है जी, फ्रूट मार्केट के अंदर तो ये किस तरीके से अपनी चीजों को बेचेंगे यानी कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। तो होलसेलर का काम क्या होता है, प्रोड्यूसर से सामान खरीदना ज्यादा मिकदार में। तो प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूसर के बाद अफजल भाई आएंगे, अफजल भाई आगे रिटेलर को सामान बेचेंगे और रिटेलर से सामान आगे कंज्यूमर के पास जाएगा। इस तरह से फंक्शनिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है। तो यहां पर ये जो होलसेलर है, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है होलसेलर, यानी मंडी में बैठे हुए हैं बड़ी सी, जहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सामान है और इन्होंने पीछे प्रोड्यूसर से सामान खरीदा होगा, ये खुद मंडी में बैठे हुए हैं होलसेलर की। तो यहां पर छोटे छोटे जो हमारे स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट ट्रेडर्स हैं, जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, वो इनके पास आएंगे और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में सामान खरीदेंगे और फिर गली में, मोहल्लों में, रोडों पर जाकर वो सामान कंज्यूमर को बिकेगा। ठीक है जी, ये सीधा सीधा सा आपका केस है। यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है यहाँ सैंपल पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फाइनल प्रिपरेशन के लिए। आपको ये भी अंदाजा हो रहा होगा किन किन चैप्टर के अंदर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बहुत आसान है, आप बहुत आराम से इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। थोड़े से चैप्टर को अच्छे से टारगेट कर लो, जो चैप्टर के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, प्लस जो पैटर्न अभी चेंज हुआ है, 20 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू और उसके बाद जो 2-2 मार्क के क्वेश्चन मिले, बहुत सपोर्टिव आंसर रहेंगे आपके लिए, बहुत सपोर्टिव आंसर रहेंगे। बहुत अच्छे से आप बड़ा अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं अगर कुछ चैप्टर पर भी अच्छी पकड़ बनाएंगे। बाकी जो बच्चे अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं,
अच्छी तरीके से उन्होंने तैयारी करी है, उन सब के लिए तो बेस्ट ऑफ लक भी है कि भाई आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने की कोशिश करें। लेकिन यह है कि सबके लिए हमें सोचना पड़ता है, तो दूसरे बच्चे जिन्होंने थोड़ी सी इसके ऊपर तवज्जुहात ज़रा उनकी कम रही है, तो अब आखिरी के दिन है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, इसके अंदर वो थोड़ी अपनी तवज्जुहात बढ़ा दीजिए। और क्योंकि वो पूरी बुक को टारगेट नहीं कर सकते, तो स्पेसिफिक जो कुछ कुछ सबक हैं उनको टारगेट कर कर पढ़ाई करें, तो इंशाल्लाह उनके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसी के साथ इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इस चीज़ की दुआ भी की जाएगी कि आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करें। उम्मीद भी है इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी जब आप 10th पास कर लेंगे, इंशाल्लाह फिर आप 12th के लिए जब एनरोल होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है इस चीज़ के ऊपर कि आप लोग इस चीज़ के अंदर एनरोल हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपना एक्स्ट्रा टाइम जो आप और फजूल की चीज़ों में कर सकते थे, वो आप पूरा प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर कर इस चीज़ के अंदर एंगेज हुए हैं। ये बहुत बड़ी आपके लिए जो है शाबाशी की बात है। अब इसको पूरा सराहने के लिए और इस वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए ये है कि हम अपने इम्तिहानों के अंदर अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर कर अच्छे से ग्रेड और अच्छे से मार्क्स हासिल करें, और आगे की जो जर्नी है उसको फिर हम शुरू करें। तो उन सब के लिए मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और इस चीज़ की दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।